हो कि आपके सीटीईटी एग्जामिनेशन में एक सब्जेक्ट है ईवीएस, जिसमें आप प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में और आपके आसपास के सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो। तो आपके सराउंडिंग में ही फैमिली, फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैमिली क्या होती है, कितने तरह की फैमिली होती है, फैमिली का काम क्या होता है, इसी तरह से फ्रेंड्स कौन होते हैं और फ्रेंड्स का काम क्या होता है। इसी के साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि पढ़ाई में और हमारी ज़िंदगी में खेल का क्या महत्व है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर मैं इस डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर में एक एनिमेशन डाला हुआ है खेल का। तो हम इस वीडियो में खेल के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार पास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम जिंदगी में कोई भी एग्जाम दें, उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए उस एग्जाम के बारे में अच्छे से जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हम हमारे हर टॉपिक से पहले हर वीडियो में उस टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से साल कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, कितने मार्क्स के लिए पूछे गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इस टॉपिक में से अब तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि सितंबर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आप जानते हो फ्रेंड्स कि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। एक एक मार्क्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसीलिए एडुटैप आप लोगों के लिए कोई भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ेगा। हम हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, चाहे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या वो कम इंपॉर्टेंट हो। हम हर टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम इस टॉपिक को कर रहे हैं। अब तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन चांसेस है कि आगे में कोई क्वेश्चन निकल आए यहाँ से और वो आपका मार्क्स नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि हम आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। ऐसे ही हम हर वीडियो में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हो, हम हर वीडियो से पहले उस टॉपिक का डीप एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से साल में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि प्लांट्स एक चैप्टर है, मैं आपको यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ कि इसमें से कितने क्वेश्चंस कब कब पूछे गए। देखिए 2011 में यहाँ से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे 4 मार्क्स के लिए। 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया। 2013 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। 2014 में 3, 15 में 4 और 16 में 3। तो इस तरह से हम हर टॉपिक के पहले बहुत ही डीप एनालिसिस करेंगे। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा उस टॉपिक के लिए, साथ ही साथ आप आपकी प्रिपरेशन को एक सही दिशा भी दे पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एडुटैप इस चीज़ में बहुत ध्यान रखता है कि एग्ज़ाम को अच्छे से एनालाइज किया जाए और उसके बाद ही उस टॉपिक को प्रिपेयर किया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर दी कंटेंट्स जो आज हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। हम देखेंगे कि फैमिली क्या होती है और फैमिली से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि कितने तरह की फैमिली होती है, फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम सभी चीज़ें इस सब हेडिंग के अंदर में क्लियर करेंगे। उसके बाद हम फ्रेंड्स के बारे में देखेंगे कि फ्रेंड्स कौन होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि फैमिली रिलेशंस क्या होती है, कितने तरह के रिलेशंस होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्क और प्ले क्या होता है, वर्क और प्ले किस तरह से इंटर रिलेटेड है और वर्क में प्ले का कितना महत्व है या फिर जिंदगी में प्ले का या खेल कूद का कितना महत्व है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हो फ्रेंड्स कि आज का हमारा टॉपिक है फैमिली। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना कि फैमिली होती क्या है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि ये फैमिली क्या होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करते हैं कि ये फैमिली होती क्या है। सो फैमिली इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स विथ और विदाउट चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक फैमिली है। यहाँ पर में हम देख रहे हो कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में रह रहे हैं, तो ये एक फैमिली है। ऐसे भी हो सकता था कि ये दोनों की अभी अभी शादी हुई हो और इनके बच्चे ना हो, तब भी हम कहेंगे कि ये दोनों एक फैमिली है और ये दोनों एक दूसरे के साथ में एक फैमिली में रहते हैं। तो
फैमिली की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पीपल लिविंग विद देयर चिल्ड्रन और विदाउट देयर चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स। वो अपने रिलेटिव्स के साथ में भी रह सकते हैं या रिलेटिव्स के बिना भी रह सकते हैं। ओके, अब एक और चीज फैमिली के बारे में आपको जानना जरूरी है जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। आप अज्यूम कीजिए आप जिस एरिया में रहते हो वहां पर में कितनी सारी फैमिलीज होगी, है ना? तो ये सभी फैमिलीज मिलकर क्या बनाती है? एक सोसाइटी बनाती है। आप अज्यूम कीजिए आप जिस शहर में रहते हो वहां पर में कितनी सारी फैमिलीज होगी? ये सभी फैमिलीज मिलकर एक सोसाइटी बनाती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी जो है वो बहुत सारे फैमिलीज से मिलकर ही बनी होती है। ओके, ये कभी भी एग्जाम में आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। कहीं पर भी एक ब्लैंक दे देगा और आपसे पूछेगा कि उस ब्लैंक में प्रॉपर वर्ड क्या आना चाहिए। सो आपको पता होना चाहिए कि फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी बहुत सारी फैमिलीज से मिलकर ही बनती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि फैमिली क्या होती है, लेकिन फैमिली के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी टाइप को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला टाइप है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली एक छोटी फैमिली होती है जिसमें फादर, मदर और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन रहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, ये एक न्यूक्लियर फैमिली का एग्जांपल है जिसमें फादर, मदर और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन साथ में रहते हैं। इन्हें एलिमेंट्री, ट्रेडिशनल या फिर कंजुगल फैमिली भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिए, कभी भी एग्जाम में आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में इन्हें पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री फैमिली जो है वो किस तरह की फैमिली का एग्जाम्पल है। तो एलिमेंट्री फैमिली जो है वो एक न्यूक्लियर फैमिली का एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ज्वाइंट फैमिली। अगर हम बेसिकली कहें तो ज्वाइंट फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर मैं आप इस डायग्राम में देखिए, ये एक न्यूक्लियर फैमिली है, मम्मी पापा और उनके बच्चे। यहाँ पर में देखिए ये एक न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड और वाइफ की, ये एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई। उसके बाद में ये एक न्यूक्लियर फैमिली है। ये न्यूक्लियर फैमिलीज जब एक साथ रहती है एक ही घर में, तब हम कहेंगे कि ये एक ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली में जनरली 3 जनरेशन्स होती है। यहाँ पर मैं आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, ये ग्रैंड पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है और ये बच्चे हैं। तो ये 3 जनरेशन्स हो गई, ये एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन और तीसरी जनरेशन। तो इस तरह से जनरली ज्वाइंट फैमिली में 3 जनरेशन या 3 से ज्यादा जनरेशन हो सकती है और ये सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। तो आई होप अब आपको न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली में फर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टाइप है मैट्रियार्कल फैमिली। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जहां पर में मदर का डोमिनेशन होता है या फिर फीमेल का डोमिनेशन होता है। उस फैमिली में जो हेड होती है वो एक वुमेन होती है। तो इस तरह की फैमिली को हम मैट्रियार्कल फैमिली कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट जो इलाके है हमारे देश के, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, वहां पर में कुछ स्टेट्स में इस तरह के फैमिली का चलन है। वहां पर में फैमिली हेड एक वुमेन होती है, सारी की सारी सत्ता एक महिला के हाथ में होती है। तो इस तरह की फैमिली को हम मैट्रियार्कल फैमिली कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जिस फैमिली में मदर का डोमिनेशन होता है या एक वुमेन का डोमिनेशन होता है उसे हम मैट्रियार्कल फैमिली कहते हैं। उसी तरह से एक पैट्रियार्कल फैमिली भी होती है। जैसे कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा कि फैमिली में फादर का डोमिनेशन होता है, सारे के सारे जो पावर है वो फादर के तरफ सेंटर्ड होते हैं और फैमिली का हेड एक मेल होता है। ठीक है, तो इस तरह की फैमिली को हम पैट्रियार्कल फैमिली कहते हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रियार्कल और पैट्रियार्कल फैमिली में क्या डिफरेंस होता है। मैट्रियार्कल फैमिली में जो हेड है वो एक वुमेन होती है और पैट्रियार्कल फैमिली में जो हेड है वो एक मेल होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में यहाँ पर में देख भी सकते हो। इस डायग्राम को देखकर आप इसे याद रखने की कोशिश कीजिए और कभी भी अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। फैमिली का एक और टाइप भी होता है जिसे हम कंसेंजीनियस फैमिली कहते हैं। इस तरह की फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं वो किसी ना किसी तरह से सेम ब्लड से रिलेटेड होते हैं। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक फैमिली है जिसमें फादर है, बेटा है और बेटी है। ये देखिए, फादर
डॉटर एंड सन, इसमें मदर नहीं है। ये तीनों के तीनों जो मेंबर है ये ब्लड से रिलेटेड है ना। तो ये एक कंसेंजीनियस फैमिली का एक एग्जांपल है जिसमें सभी मेंबर सेम ब्लड से है। इसमें कोई भी हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन के पर्सन नहीं होते हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ ब्लड से रिलेटेड नहीं होते। ओके, दे आर इन रिलेशनशिप बट दे आर नॉट रिलेटेड विद द ब्लड। ओके, सो ऐसी फैमिली जिसमें सभी मेंबर सेम ब्लड से रिलेटेड हो उसे हम कंसेंजीनियस फैमिली कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि फैमिली क्या होती है, हमने ये भी जाना कि कितने तरह की फैमिलीज होती है। अब हम आगे देखेंगे कि फैमिली के फंक्शंस कौन से हैं, फैमिली का काम क्या होता है। सो फैमिली का प्राइमरी फंक्शन है सोसाइटी को अलाइव रखना। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सोसाइटी का बेसिक यूनिट फैमिली होता है। अगर फैमिली नहीं रहेगी, फैमिली सिस्टम खराब हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तो सोसाइटी भी नहीं रहेगी। तो फैमिली का काम होता है सोसाइटी को अलाइव रखना। सोसाइटी फैमिली की वजह से ही चल रही है। अब देखिए, सोसाइटी को अलाइव रखने के लिए फैमिली दो तरह से काम करती है। एक बायोलॉजिकली, मतलब ये ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करती है, इसके जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूस करती है ताकि ये सोसाइटी आगे बढ़ती रहे। साथ ही साथ ये सोशली भी सोसाइटी को अलाइव रखती है थ्रू सोशलाइजेशन। हम आगे में भी देखेंगे कि फैमिली किस तरह से सोशलाइजेशन में भाग लेती है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सोशलाइजेशन मतलब कि फैमिलीज बहुत सारी अलग अलग फैमिलीज के साथ में इंटरेक्ट करती है। आप जानते हो कि कोई फंक्शन में हम सब फैमिलीज मिलते हैं, अलग अलग फैमिलीज मिलकर उस फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, इसे ही हम सोशलाइजेशन कहेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर, देयर आर टू फंक्शंस ऑफ फैमिली। एक होता है इसेंशियल फंक्शंस और एक होता है नॉन इसेंशियल फंक्शंस। इसेंशियल फंक्शंस जो बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉन इसेंशियल फंक्शंस जिनके बिना भी काम चल सकता है। तो चलिए एक एक करके इसेंशियल फंक्शंस और नॉन इसेंशियल फंक्शंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फंक्शंस है जिन्हें हम इसेंशियल की कैटेगरी में रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन है प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चाइल्ड। आप जानते हो कि फैमिली में पेरेंट्स बच्चे को जन्म देते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करके उसे बड़ा करते हैं। तो ये प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चाइल्ड की कैटेगरी में आता है और ये एक इसेंशियल फंक्शन है। उसी के साथ प्रोविजन ऑफ होम। हर कोई चाहता है कि वो प्रोटेक्टेड रहे, हैप्पी फील करे, पीसफुल फील करे। सो ये सभी चीजें एक होम प्रोवाइड करता है। इसे भी हम नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बारी आती है सोशलाइजेशन। मैंने अभी आपको बताया कि सोसाइटी जो है वो बहुत सारे फैमिलीज से मिलकर बनी हुई होती है। जो फैमिली होती है वो बहुत सारी अलग फैमिलीज के साथ में इंटरेक्ट करती है, उनके साथ में सेलिब्रेट करती है और एक सोशलाइजेशन का माहौल बनाती है, एक सोशल माहौल बनाती है। इसे भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इन तीनों को हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला इसेंशियल फंक्शन है प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो कि हर फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं और उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं। तो ये एक फैमिली का इसेंशियल फंक्शन है। ओके, तो आपको समझ गया होगा कि इसेंशियल फंक्शन में सबसे पहला काम क्या है, प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद में एक फैमिली उनके मेंबर्स को एक होम प्रोवाइड करती है। मैंने आपको बताया था कि फैमिली एक छत के नीचे रहती है। ऑल द मेंबर्स नीड अ होम टू लाइव हैप्पी, कंफर्टेबल एंड पीसफुल लाइफ विथ प्रोटेक्शन। ओके, सो हर फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं उनकी नीड होती है कि वो हैप्पी फील करे, प्रोटेक्टेड फील करे, कंफर्टेबल फील करे, और ये सारी की सारी चीजें उन्हें एक होम प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप यहाँ पर में देख भी सकते हो कि ये एक फैमिली है और ये एक घर में रह रही है। तो फैमिली के वजह से एक प्रोविजन बना कि सभी लोग एक घर में रहेंगे। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसेंशियल फंक्शंस, प्रोविजन ऑफ होम जो है वो इसेंशियल फंक्शन क्यों है। हमारा नेक्स्ट इसेंशियल फंक्शन है सोशलाइजेशन। मैंने अभी आपको बताया कि फैमिलीज जो है वो सोसाइटी का एक बेसिक यूनिट है और फैमिलीज ही मिलकर एक सोसाइटी बनाती है। फैमिली
अदर फैमिलीज के साथ में मिलकर एक सोशलाइजेशन का माहौल बनाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे होगे कि अलग अलग फैमिलीज किसी एक खास ओकेजन पर मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, जिससे एक सोशल माहौल बनता है, सोशलाइजेशन वाला माहौल बनता है। सो इस फैमिली का एक इसेंशियल फंक्शन सोशलाइजेशन भी है। सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके नॉन इसेंशियल फंक्शंस को देखते हैं कि फैमिली के ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिन्हें हम नॉन इसेंशियल की कैटेगरी में रख सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन है वो है इकोनॉमिक फंक्शन। आप जानते हो कि हर फैमिली अपने हर मेंबर की इकोनॉमिक नीड्स को पूरी करती है, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, इन सभी के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और एक फैमिली इन सभी के लिए, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत को पूरी करने के लिए इकोनॉमिक मींस को अरेंज करती है। सो फैमिली का एक फंक्शन ये भी है कि वो इकोनॉमिक जो भी नीड्स है उन्हें फुलफिल करे। सो पहला नॉन इसेंशियल फंक्शन कौन सा है? वो है इकोनॉमिक फंक्शन। उसके बाद में दूसरा नॉन इसेंशियल फंक्शन है वो है एजुकेशनल फंक्शन। आप जानते हो कि हम फैमिली में ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम नॉलेज फैमिली से लेते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें स्किल्स सिखाते हैं, कई बार हमारे पेरेंट्स हमें लेटर्स लिखना सिखाते हैं। हमारा करियर, हमारा कैरेक्टर हमारी फैमिली ही बनाती है। सो एजुकेशन जो है वो भी एक नॉन इसेंशियल फंक्शन है फैमिली का। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है रिलीजियस फंक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हो कि हर फैमिली का एक रिलीजन होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो, और जनरली फैमिली के सभी मेंबर एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं। सो रिलीजन जो है वो भी फैमिली का एक फंक्शन ही है। हम ये भी जानते हैं कि एक बच्चा उसके रिलीजन के बारे में सबसे पहले उसके फैमिली से ही जानता है, उसके पेरेंट्स ही उसे बताते हैं कि उस बच्चे का रिलीजन क्या है। ओके, सो फैमिली जो है वो एक रिलीजियस एक्टिविटी का सेंटर भी है। रिलीजन एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन रिलीजन फैमिली फैमिली से ही मिलकर बना है। जैसे सोसाइटी फैमिली से मिलकर बनी है, वैसे रिलीजन भी फैमिली से मिलकर ही बना है। बहुत सारी फैमिली एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करती है और वो रिलीजन वर्क करता है या फिर एक्टिव रहता है। उसी तरह से एक दूसरा फंक्शन भी है फैमिली का, वो है कल्चरल फंक्शन। आपने कई बार देखा होगा फ्रेंड्स कि कुछ कस्टम्स, कुछ ट्रेडिशंस, कुछ मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती रहती है। जैसे कि हमारे कुछ धार्मिक मान्यताएं होती है, कुछ कल्चर होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होते रहते हैं। हमारे धार्मिक कार्यक्रम, हमारे रिलीजियस फंक्शंस, ये सारी चीज़ें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चली जाती है और हम इन्हें सेलिब्रेट भी करते हैं, इन्हें मनाते भी है। तो कल्चर भी फैमिली का एक फंक्शन ही है। नेक्स्ट है सोशल फंक्शन। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि फैमिली में जो सीनियर मेंबर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो बच्चों को या फिर फैमिली के अदर मेंबर्स को ये सिखाते हैं कि हमें सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रहना है, या फिर हम अच्छे सिटीजन किस तरह से बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें हमारे फैमिली के बड़े लोग सिखाते हैं। सो ये जो चीज़ है ये सोशल फंक्शन के अंदर में आती है। इसमें हम ये सीखते हैं कि सोसाइटी के कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, नॉर्म्स क्या है, एटिक्वेट कौन कौन से है, और ये सारी के सारे फंक्शंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, एटिक्वेट, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन होते रहते हैं। सो ये जो सोशल चीज़ें हैं, सोशल फंक्शन है, ये भी फैमिली का एक पार्ट ही है। इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड फंक्शंस भी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अब तक हमने जो भी पढ़ा उसके ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैमिली? आपका ऑप्शन है इकोनॉमिक फंक्शंस, एजुकेशनल फंक्शंस, सोशल फंक्शंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आप सोचिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको इसेंशियल फंक्शन या नॉन इसेंशियल फंक्शन नहीं पूछा, आपसे फंक्शन होल, मतलब कि पूरा के पूरे, चाहे वो इसेंशियल हो चाहे वो नॉन इसेंशियल हो, लेकिन वो फैमिली का फंक्शन होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए इनमें से आंसर क्या होगा। चलिए, वेरी गुड। जितने भी लोगों ने बोला है कि ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने देखा कि फैमिली के बहुत सारे फंक्शंस हैं और उनमें
इकोनॉमिक फंक्शंस, एजुकेशनल फंक्शंस, सोशल फंक्शंस भी फैमिली के फंक्शंस के ही टाइप्स है। सो फ्रेंड्स, हम हर कुछ स्लाइड्स के बाद में कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में इसी तरह क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि आपकी साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होती रहे और आप आपके एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सके। सो फ्रेंड्स, एडुटैप की ये खासियत है कि वो आपकी प्रिपरेशन को हर दिशा से शार्प करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, हमने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम हर स्लाइड्स के बाद में कंसेप्ट चेक्स भी देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हमने जो पढ़ा वो हमें कितने अच्छे से समझा है। सो हर कुछ स्लाइड्स के बाद में फ्रेंड्स हम इस तरह के कंसेप्ट चेक्स देखेंगे और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी वीडियो में ही सॉल्व करेंगे। जैसे ही हमारा टॉपिक पढ़ के हो जाएगा, उसके बाद में हम देखेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमें देखना है फ्रेंड्स कि फैमिली के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सलिटी। अब आप जानते हो कि फैमिली जो है वो एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पर में आपको फैमिली जो है वो एक्सेप्टेड मिलेंगी, रिकॉग्नाइज्ड है, वहां पर में फैमिली को मान्यता प्राप्त है। तो सोसाइटी के हर हिस्से में फैमिली जो है वो एक्सेप्टेड और रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब ये एक यूनिवर्सल फेनोमेना है। तो आपको याद रखना है कि फैमिली का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, फैमिली को मान्यता प्राप्त है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन हैबिटेशन। ये बता रहा है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स है वो एक कॉमन होम में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फैमिली का? कॉमन हैबिटेशन। पहला हमने देखा यूनिवर्सलिटी, दूसरा देखा हमने कॉमन हैबिटेशन। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब आप जानते हो कि जितने भी फैमिली है उनका एक पर्टिकुलर सरनेम होता है। किसी का सरनेम होता है कपूर, किसी का होता है सिंह, किसी का होता है खान, किसी का होता है शेख, किसी का होता है डिसूजा। अलग अलग सरनेम होते हैं, है ना। तो हर फैमिली का एक नॉमेनक्लेचर होता है, ये एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम चला आ रहा है। सो ये भी एक फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे? एक यूनिवर्सलिटी के फैमिली जो है वो एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए ये एक रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशन है या फिनोमेना है। उसके बाद में कॉमन हैबिटेशन के जितने भी फैमिली मेंबर्स है वो एक कॉमन होम के अंदर में रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे। उसके बाद में नॉमेनक्लेचर सिस्टम, हमने देखा कि हर फैमिली का एक पर्टिकुलर सरनेम होता है, इसे हम नॉमेनक्लेचर सिस्टम कहते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, तभी आप ऑड वन आउट कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक प्रोविजन के फैमिली जो है वो अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जमा करती है। कि एक फैमिली है, उसकी नीड्स होती है कि उसे फूड चाहिए, क्लॉथ चाहिए, है ना, उसको रहने के लिए घर चाहिए और इन सभी चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। सो एक फैमिली अपने लिए पैसों का इंतजाम करती है। उसके जो मेंबर्स है, कुछ मेंबर्स है वो बाहर कमाने जाते हैं और वो कमाकर घर में पैसे लेके आते हैं, फिर वो लोग खाना बनाते हैं, कपड़े खरीदते हैं और अपने ज़रूरत के सामान खरीदते हैं। सो इकोनॉमिक प्रोविज़न भी एक फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद में ब्लड रिलेशन, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो ब्लड से रिलेटेड होते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ में ब्लड से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्लड से रिलेटेड होगा तभी वो फैमिली का पार्ट होगा। कई बार जो जिन पेरेंट्स को बच्चे नहीं हो पाते वो बच्चों को कहीं और से अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना, गोद ले लेते हैं, और वो बच्चा जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया है वो उनके फैमिली का पार्ट बन जाता है। सो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि फैमिली जो है वो ब्लड रिलेशन तक रेस्ट्रिक्ट नहीं है। अगर से ब्लड रिलेशन ना हो तब भी इमोशनल अटैचमेंट की वजह से या फिर आपसी लगाव के वजह से वो एक फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इमोशनल फीलिंग, कि जितने भी फैमिली है
उन फैमिली मेंबर्स के बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, जिसकी वजह से उनके बीच में एक हार्मनी आती है, एक आप बोल सकते हो कि एक तरह का उनमें लगाव होता है एक दूसरे के प्रति। जैसे कि आप देख सकते हो कि आप आपकी फैमिली को भी अज्यूम कर सकते हो कि आपके फैमिली मेंबर्स के प्रति आपका एक खास लगाव है जो बाकी लोगों के लिए नहीं है। आपका आपके फैमिली के प्रति ज्यादा झुकाव है ना। सो इसे ही हम इमोशनल फीलिंग कहेंगे और ये भी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक है। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि फैमिली क्या होती है, फैमिली के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हमने ये भी जाना कि फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, उसके फंक्शंस कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स के बारे में, जो कि हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। कई बार हम हमारी ज़िंदगी को हमारे फ्रेंड्स के बिना अज्यूम भी नहीं कर सकते। हमारे अच्छे फ्रेंड्स, जो हमारे गुड फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं। चाहे हमारा टफ समय चल रहा हो या हमारा अच्छा समय चल रहा हो, वो हमारे अच्छे बुरे समय में हमारे साथ होते हैं, हमारा साथ कभी छोड़कर नहीं जाते। हम उनके साथ में हंसते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, सीखते हैं। ये सारी चीज़ें हम हमारे दोस्तों के साथ में करते हैं। सो फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फ्रेंड्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक जो लगाव होता है, एक जुड़ाव होता है, उनमें कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल फील करते हैं, एक दूसरे के लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। उन्हें ही हम फ्रेंड्स कहते हैं। सो फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी आर द की टू ट्रू फ्रेंडशिप। मतलब कि अगर आपको सच्चे दोस्त बनाने हैं तो आपको आपके दोस्तों के साथ में फेथफुलनेस के साथ में रहना पड़ेगा, सच्चाई के साथ में रहना पड़ेगा और उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ना पड़ेगा। तो आपको जिंदगी में हमेशा सही और अच्छे दोस्त मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे होगे कि माय फ्रेंड्स आर दी बेस्ट। ठीक है, अगर आपने ये कार्टून कभी देखा होगा तो आपको पता होगा कि इन लोगों के बीच में कितनी गहरी दोस्ती थी, है ना। कितनी गहरी दोस्ती के साथ में ये सभी लोग रहते थे और कितना एंजॉय करते थे। सो फ्रेंड्स, यही है फ्रेंडशिप। के फ्रेंडशिप में दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ में बहुत ही लॉयल्टी के साथ में, फेथफुलनेस के साथ में और ईमानदारी के साथ में रहते हैं। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमें देखना है कि फ्रेंडशिप के कौन कौन से टाइप होते हैं। अरिस्टोटल के अनुसार हम फ्रेंडशिप को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, पहला है फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर और फ्रेंडशिप ऑफ गुड। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहला है फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी। देखिए, फ्रेंडशिप अगर ऐसे दो लोगों के बीच में है जो एक दूसरे के काम में आ रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो हम फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी कहेंगे। ऐसे दो लोगों के बीच में फ्रेंडशिप जो एक दूसरे के काम आ रहे हैं, उसे हम फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी कहेंगे। फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, दिस एग्जिस्ट बिटवीन यू एंड दोज हुज कंपनी यू एंजॉय। जैसे कि यहाँ पर मैं आप डायग्राम में देख पा रहे होगे कि ये लोग एक दूसरे के साथ में इंजॉय कर रहे हैं, तो ये फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर है। ओके, सो फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर उन लोगों के बीच में होती है जो एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय करते हैं। फिर फ्रेंडशिप ऑफ गुड। अब देखिए, फ्रेंडशिप ऑफ गुड ऐसे लोगों के बीच में होती है जो एक दूसरे की म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को एडमायर करते हैं, वो कभी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते, एक दूसरे के अच्छे और बुरे समय में एक साथ रहते हैं। इस चीज को, इस तरह की फ्रेंडशिप को हम फ्रेंडशिप ऑफ गुड कहते हैं। तो आपको यहाँ पर में ध्यान क्या रखना है, पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि अरिस्टोटल के अनुसार कितने तरह की फ्रेंडशिप होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 3 तरह की होती है। वो कौन कौन सी तरह की होती है? एक होती है फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, जिसमें ऐसे दो लोगों के बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में फ्रेंडशिप होती है जो एक दूसरे के काम में आ रहे हैं। जब तक काम हो रहा है तब तक वो फ्रेंड रहेंगे, उसके बाद में फ्रेंड नहीं रहेंगे। उसके बाद बारी आती है फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर की, जिसमें हम एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय करते हैं। उसके बाद बारी आती है फ्रेंडशिप ऑफ गुड की, जिसमें जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट होती है, वो एक दूसरे को एडमायर करते हैं और अच्छे बुरे समय में कभी भी छोड़कर नहीं जाते, साथ रहते हैं। इस तरह की फ्रेंडशिप को हम फ्रेंडशिप ऑफ गुड कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, एक छोटा सा टॉपिक है जो हम पढ़ लेते हैं, हो सकता है कि इसके ऊपर में कभी क्वेश्चन बन जाए। यह है क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन को हम जनरली 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं।
एक है मैरिटल रिलेशन, जिसमें रिलेशनशिप जो है वो मैरिज की वजह से बनती है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, इनका रिलेशन ब्लड रिलेशन नहीं है, ये मैरिज की वजह से इनका रिलेशन बना है। फिर है मदर इन लॉ, एक बहू का और एक सास का रिलेशन उसके बेटे के साथ में उस बहू की शादी के बाद बना है, मैरिज की वजह से बना है, तो ये भी एक मैरिटल रिलेशन है। उसके बाद में फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सभी के सभी इस तरह के रिलेशनशिप के एग्जाम्पल है। दूसरा टाइप है ब्लड रिलेशनशिप, जिसमें जो पर्सन्स होते हैं वो बर्थ से ही, जन्म से ही एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, ना कि मैरिज के बाद उनका रिश्ता बनता है। ठीक है, जैसे कि सन डॉटर है ना, वो पेरेंट्स के साथ में हमेशा से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ में भी ब्लड से जुड़े हुए हैं, है ना, तो ये इनको हम ब्लड रिलेशनशिप कहेंगे। ब्रदर सिस्टर का, सिस्टर सिस्टर का, फादर आंटी का, है ना, हमारे जो फादर है और उनकी जो बहन है उनका रिलेशन, फादर अंकल का, ये सारे के सारे जो रिलेशनशिप है इन्हें हम ब्लड रिलेशनशिप कहेंगे। सो हम रिलेशनशिप को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक है मैरिटल रिलेशनशिप जो कि शादी के बाद बनती है, और दूसरा है ब्लड रिलेशनशिप जो हमेशा से होता है, जन्म से होता है। सो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात की थी कि हम कुछ स्लाइड्स के बाद में कंसेप्ट चेक देखेंगे, हम देखेंगे कि हमने जो पढ़ा हमें वो समझ आया है या नहीं। सो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, फ्रेंडशिप ऑफ गुड, फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? आप मुझे सोच के बताइए कि अरिस्टोटल के अनुसार फ्रेंडशिप के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। क्या फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी फ्रेंडशिप का टाइप है, फ्रेंडशिप ऑफ गुड है, या फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर है, या फिर ये सभी के सभी अरिस्टोटल के अनुसार फ्रेंडशिप के टाइप है? सोचिए बताइए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। वेरी गुड, ये सभी के सभी फ्रेंडशिप के टाइप है। ओके, सो ये क्वेश्चन कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमें देखना है कि फ्रेंड्स का हमारी जिंदगी में क्या महत्व होता है। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में सपोर्ट। फ्रेंड्स हमें हमारे हार्ड समय में, जब हमें उनकी जरूरत होती है, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे अंदर से जो हमारा बेस्ट है, ठीक है, उसे बाहर लाने में हमारी मदद करते हैं। जब भी हमें उनके सपोर्ट की जरूरत होती है, उनकी हेल्प की जरूरत होती है, वो हमें मदद करते हैं। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमारे जिंदगी में फ्रेंड्स का क्या है कि वो हमेशा हमारे लिए रेडी होते हैं, हमारे सपोर्ट में होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस है गाइडेंस। फ्रेंड्स हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम कंफ्यूजन में होते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते, तो हम हमारे फ्रेंड्स के पास जाते हैं, हम उनसे गाइडेंस मांगते हैं कि आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या सही है, और वो हमें हमारे लिए जो सही होता है उस तरह का हमें सजेशंस देने की कोशिश करते हैं। मतलब फ्रेंड्स हमारे गाइड की तरह भी काम करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस है इंजॉयमेंट। हम हमारे फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय करते हैं, लाइफ को खुलकर जीते हैं, है ना। हम हमारे फ्रेंड्स के साथ में वो ढेर सारी बातें कर सकते हैं जो हम किसी और के साथ में नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है हमारे फ्रेंड्स के हमारी जिंदगी में। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्ले एंड वर्क। एक फेमस एजुकेशनिस्ट है मारिया मोंटेसोरी, उन्होंने कहा है कि प्ले इज द वर्क ऑफ चाइल्ड। खेल जो है वो बच्चों का काम ही है। मतलब कि जो बच्चे हुए वो खेलेंगे ही, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। जितना उनके लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, उतना ही खेल कूद भी ज़रूरी है। क्योंकि जब वो खेलते हैं तब उनका हेल्थी डेवलपमेंट होता है और वो एक अच्छे एडोलसेंट्स के रूप में बड़े होते हैं। इसी के साथ साथ जो भी वो एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आप देखिए खेल रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इससे उनका डेवलपमेंट होने में बहुत मदद मिलती है। उनकी स्किल्स बढ़ती है, उनकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, सोशलाइजेशन स्किल बढ़ती है, पर्सनल अवेयरनेस बढ़ता है, वे इमोशनली वेल बीइंग होते हैं वो लोग, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग एबिलिटी उनकी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो प्ले है या जो खेल कूद है वो एक बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें खेलने के लिए भी मोटिवेट करना चाहिए। अब देखिए, जो बच्चे खेल कूद के बड़े होते हैं, पढ़ाई के साथ में खेलते भी है, उनका किस तरह से डेवलपमेंट होता है।
उनमें इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, उनमें कोऑपरेशन करने की क्षमता बढ़ती है, वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं, उनमें क्रिएटिविटी जनरेट होती है, उनकी क्रिएटिव स्किल्स एनहांस होती है, बढ़ती है, उनमें थिंकिंग एबिलिटी जनरेट होती है, वो टीम वर्क करना सीख जाते हैं, एक टीम में एक गोल की तरफ में काम करना बचपन में ही सीख जाते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट है खेल कूद के, इसीलिए बच्चों को हमेशा हमें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के लिए भी मोटिवेट करते रहना चाहिए। आप जानते हो फ्रेंड्स कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, टीवी की वजह से, वीडियो गेम्स की वजह से बच्चे पैसिव हो गए हैं। वो खेल कूद में अपना समय स्पेंड नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने बैठे रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं करते, जिसके वजह से उनमें क्रिएटिविटी की कमी आ रही है, वो क्रिएटिव नहीं हो रहे हैं, उनमें टीम वर्क करने की एबिलिटी नहीं आ रही है, थिंकिंग कैपेसिटी उनकी जनरेट नहीं हो रही है। इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करे कि वो बाहर जाके खेले, इस तरह का एनवायरनमेंट बनाए कि बच्चों को खेलने में आसानी हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बजाय बाहर गार्डन में जाके या फिर खिलौनों से खेलना ज़्यादा पसंद करे। इस तरह का माहौल बनाने की जिम्मेदारी टीचर्स की, पेरेंट्स की, हम सबकी है, ताकि हम बच्चों को इस तरह का एटमॉस्फेयर दें। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो CTET सितंबर 2016 में पूछा गया था उसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जानबूझकर मैंने लास्ट में डाला है ताकि ये चेक किया जा सके कि आपने कितना रिटेन किया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन है, अ फैमिली इज अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर, फादर एंड देयर 2 चिल्ड्रन। दिस स्टेटमेंट इज। क्या ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बिकॉज द स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई दैट द चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल। क्या ये बताना जरूरी था कि बच्चे जो है वो बायोलॉजिकल है या नहीं? नहीं, ये जरूरी नहीं था। हमने देखा कि अगर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं है, अडॉप्ट किया है, तो भी वो फैमिली के पार्ट रहते हैं। दूसरा, इनकरेक्ट बिकॉज देर आर मैनी किड्स ऑफ मैनी काइंड ऑफ फैमिलीज एंड वन कैन नॉट क्लासीफाई फैमिली एज बीइंग वन ओनली वन टाइप। फैमिली अलग अलग तरह की होती है और किसी एक टाइप की फैमिली को हम यहाँ पर में स्पेसिफाई नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन दिया है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है, सिंस दिस इज एन आइडियल साइज ऑफ फैमिली, कि ये फैमिली का आइडियल साइज है। देखिए, ये गलत है क्योंकि हमने कहीं पर में भी ऐसा नहीं पढ़ा कि फैमिली का आइडियल साइज क्या होता है। करेक्ट बिकॉज दिस इज वॉट ऑल इंडियन फैमिलीज आर लाइक। ये करेक्ट है क्योंकि सारी की सारी इंडियन फैमिलीज ऐसी होती है। ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि हमने इस तरह से कभी नहीं कहीं नहीं पढ़ा कि सारी की सारी इंडियन फैमिलीज में एक मदर, एक फादर और 2 चिल्ड्रन होते हैं। कई बार 2 से ज्यादा चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आप सोचिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर मैं हमें ये नहीं बताया कि ये किस तरह की फैमिली है। मैंने आपको बताया था कि फैमिली अलग अलग तरह की होती है। पैट्रियार्कल फैमिली हो सकती है जिसमें मेल पर्सन का डोमिनेंट होता है। मैट्रियार्कल हो सकती है जिसमें एक वुमेन का डोमिनेशन होता है, मदर का डोमिनेशन होता है। जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, अलग अलग तरह की फैमिली हो सकती है। यहाँ पर मैं हमें ये तो बता दिया कि मदर, फादर और उसके 2 चिल्ड्रन हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि पैट्रियार्कल फैमिली है, मैट्रियार्कल फैमिली है। ठीक है, सो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फैमिली एंड वन कैन नॉट क्लासीफाई फैमिली एज बीइंग ओनली वन टाइप। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम था, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बार बार कंसेप्ट को रिवाइज करोगे, तो आप आगे जाकर इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे।